नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार से संबंधित 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65% अंकों का कट ऑफ अधिक है। इससे शिक्षा मित्रों को 25 अंकों के वेटेज का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यर्थी की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि वह बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, मामले पर बहस गुरुवार को भी जारी रहेगा, अर्थात आज भी 10:30 बजे से बहस शुरू होगा। शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने की चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने न्यूनतम अंक तय करने को सही ठहराया था और प्रदेश सरकार को भर्ती का इजाजत दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था और बाकी के पदों पर भर्ती जारी रखने की इजाज़त दी थी। बुधवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली टीम में शिक्षा मित्र और बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील पीएस पटेवालिया ने कहा कि शिक्षा मित्र पिछले 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी नियमित करने का आदेश कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पटवालिया ने कहा कि नियम कहता है कि बेसिक ARR लेफ्ट बीटीसी होने पर सहायक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। बीएड को ट्रेनी टीचर नियुक्त किया जाता है। अगर बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करना है तो उनके लिए एनसीईटी ने इजाज़त लेनी होती है। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि अब इस बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीईटी ने बीएड को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए जवाब दाखिल किया जाए। चयनित अभ्यर्थी मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया। याचिका में अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बहस किया। इनका कहना है कि याची एससी कोटे का अभ्यर्थी है, हिंदी विषय में उसका चयन हुआ है। चयन बोर्ड ने उसे बुलंदशहर में प्रेस इंटर कॉलेज में नियुक्ति दी और वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि याची को ज्वाइन कराया जाए, लेकिन कॉलेज प्रबंधक यह कहते हुए नियुक्ति देने से मना कर दिया कि उसके यहाँ एससी कोटे का कोई पद खाली नहीं है। इसके बाद याची को श्रावस्ती के एक इंटर कॉलेज में नियुक्ति दी गई, वहाँ भी पद रिक्त न होने की बात कहकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। याची ने इसकी जानकारी चयन बोर्ड और डीआईओएस को दी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मुताबिक चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में उसे चयन देने में से मना कर दिया जा सकता है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। हिंदी और सामाजिक विज्ञान की रिजल्ट से संबंधित जो याचिका पड़ी थी उसकी सुनवाई 16 को निर्धारित किया गया था, परंतु 16-17 को कोर्ट न बैठने के कारण इसकी सुनवाई अब 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू बुधवार से शुरू हो गया। इंटरव्यू के लिए 5 बोर्ड बनाए गए थे। एक बोर्ड को अध्यक्षता खुद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने की। प्रत्येक बोर्ड में 4-4 सदस्य शामिल थे। हर बोर्ड में कोरोना छाया रहा। कोरोना को लेकर कई तरह के प्रश्न पूछे गए। पहले दिन प्रश्नों के मामले में दूसरे स्थान पर लॉकडाउन और तीसरे स्थान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा, जिसमें जुड़े सर्वाधिक प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछे गए। सुबह आयोग के गेट संख्या 3 पर बोर्ड लगा दिया गया था, जिससे कोविड-19 को देखते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से संबंधित निर्देश लिखे हुए थे। पहले दिन दोनों पालियों में 114 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। संक्रमण के डर से नहीं रुके कई अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर बाहर निकले। अभ्यर्थी से प्रश्न पूछने के लिए कई लोग गेट के बाहर खड़े थे। इसमें कुछ वे अभ्यर्थी थे जिनका इंटरव्यू आगे होने वाला है, तो कुछ अभ्यर्थियों के
अभिभावक और कोचिंग से जुड़े लोग भी थे। बाहर निकले अभ्यर्थियों को रोककर उनके बोर्ड के अध्यक्ष का नाम, पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी ली गई। खास तौर से आयोग के अध्यक्ष और नए सदस्यों के बोर्ड में इंटरव्यू लेने वाले से बोर्ड से मिजाज के बारे में भी पूछा गया। इस दौरान कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण के डर से बिना बात किए ही वहां से चले गए। कानपुर एनकाउंटर पर भी प्रश्न किया गया। कानपुर एनकाउंटर पर भी पीसीएस के अभ्यर्थियों से सवाल पूछा गया कि इस एनकाउंटर का सच क्या है। अनामिका प्रकरण के बाद अब परिषदीय स्कूलों में भी ऐसे कई मामले पकड़ में आ रहे हैं। विभाग ने 99 ऐसे संदिग्ध अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की सूची जारी की है जिसके एनकाउंटर नंबर 1 जैसे हैं। जिले से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। झांसी में 13 अनुदेशकों का मानदेय एक ही खाते में जा रहा है। ये मामले बड़ागांव व बंगरा ब्लॉक के हैं। अकाउंट नंबर ये है, लेकिन इसमें 4 खाते सेंट्रल बैंक व बाकी स्टेट बैंक के हैं। ये अकाउंट नंबर साधना यादव, गिरीश कुमार, नेहा ओझा, राधा ठाकुर, रागिनी, प्रगति, सत्येंद्र, आराधना, मोहिनी, मनोरमा, मातादीन, महेंद्र और राम कुमार नामक अनुदेशकों के ब्यौरे में दर्ज है। वहीं बाकी मामलों में एक ही अकाउंट नंबर 2 अनुदेशकों या शिक्षा मित्रों के हैं। फिलहाल ये संदिग्ध माने जा रहे हैं। मसलन बदायूं में धनी राम वर्मा सहसवान व इस्लाम नगर दोनों जगह कार्यरत हैं। दोनों का एक ही बैंक खाता है। खीरी ने बिजुआ ब्लॉक में मनुआ शिक्षा मित्र हैं और वंदना कुशवाहा अनुदेशक, लेकिन दोनों के बैंक खाते एक ही हैं। ज़्यादातर मामले झांसी, बदायूं, जौनपुर, आजमगढ़, गोंडा के हैं। इसके अलावा कौशाम्बी, अमरोहा, बिजनौर, मथुरा, कानपुर देहात आदि के भी एक मामले हैं। फर्जी और कूटरचित प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 14 शिक्षक बुधवार को बर्खास्त कर दिए गए। इसमें 1 वार्डन, 8 पूर्णकालीन, 4 अंशकालीन और 1 उर्दू शिक्षक शामिल है। यह कार्रवाई 5 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है। जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्रों पर बड़ी संख्या में नियुक्ति की शिकायत किसी ने शासन से की थी। इसी बीच अनामिका प्रकरण सामने आने के बाद इसमें तेजी आ गई। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। 5 सदस्यीय जनपदीय समिति ने जांच के बाद सभी के रिकॉर्ड की राज्य परियोजना की जांच समिति ने भी जांच किया। इसमें 14 शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र फर्जी अमान्य मिले। इसके बाद इन शिक्षकों को बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद बीएसए ने सभी 14 शिक्षक शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया। वहीं बनारस में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कार्यरत 3 शिक्षकों और 1 वार्डन को विभिन्न अनियमितताओं के बर्खास्त कर दिया गया है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा अब तक मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली भी की जाएगी। बर्खास्त होने वालों में शिवपुर स्थित कस्तूरबा विद्यालय में हिंदी और संस्कृत के अंशकालीन शिक्षक रामचरित्र यादव शामिल हैं। उन पर आरोप है कि मेरिट की अवहेलना कर इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके अधिक मेरिट वाले के प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। आरआरजी लाइन्स कस्तूरबा में हिंदी और संस्कृत की शिक्षिका तैनात सरिता आर्या मूल शैक्षिक अभिलेख के अनुसार मेरिट का लभांक 192.32 है। चयन करते समय उनका 249.94 कर दिया गया था, जबकि विद्यालय में तैनात सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अंजलि राय की मेरिट 214.50 है। चयन सूची में इसे बढ़ाकर 287.47 कर दिया गया था। कस्तूरबा विद्यालय में शिवपुर में कार्यरत वार्डन यादवेश कुमार सिंह का चयन उनका जाति प्रमाण पत्र वसी संघ का था, इसीलिए इनका संविदा समाप्त कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में 80% टाइम पास करने वाले को 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। बोर्ड ने बुधवार को छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्र छात्राओं का कट ऑफ जारी कर दिया है। विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में 334, 313, 304 अंक पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, वे आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को अपना आधार नंबर अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या से लिंक कराना होगा। सीबीएसई की 10वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों फिर रही अव्वल, 91.46% विद्यार्थी हुए पास।
फर्जी दस्तावेज बर्खास्त हुए करीब 36 शिक्षकों से होगी वसूली। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले करीब 3 दर्जन शिक्षकों ने अलग अलग वर्षों में ज्वाइन करके नौकरी की और वेतन पाया। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी आशुतोष कुमार ने बुधवार को यह बताया कि हिसाब किताब बनाया जा रहा है, किन शिक्षक से कितना वसूली होती है, नियमों के अनुरूप सरकारी धन की वसूली की जाएगी। मोबाइल ऐप से होंगे केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में दाखिले। कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रसार की वजह से मार्च में अंतिम सप्ताह से देश के सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी पहली कक्षा के दाखिले को अब तक टाल दिया था। संगठन 20 जुलाई से पहले से 9वीं और 11वीं के दाखिले के लिए पंजीकरण हुए होंगे। कक्षा 1 के लिए संगठन की ओर से स्क्राइड मोबाइल ऐप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक की गई है। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में करीब 1 लाख सीटें होती हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में निशा गुप्ता ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी बताकर ओबीसी आरक्षण का लाभ ले लिया। अंतिम तौर पर उसे इस पद के लिए चयनित भी कर दिया गया, लेकिन जब अभिलेखों का पड़ताल की गई तो पता चला कि वह यूपी नहीं बल्कि बिहार की रहने वाली है। आयोग ने बुधवार को निशा के स्थान पर श्वेता सिंह को चयनित करते हुए इस विषय का संशोधित परिणाम जारी किया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र आगरा के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों के समन्वयों की ऑनलाइन कार्यशाला बुधवार को हुई। कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में ई कंटेंट एवं ई लेक्चर के माध्यम से शिक्षार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2020-21 के तहत स्नातक, प्रास्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 31 जुलाई तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम की भी सेवा देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए बुधवार को अशक्त पेंशन की अनुमति दे दी है। अभी तक ये पेंशन सशस्त्र बलों के सिर्फ उन कर्मचारियों को दी जाती थी जिन्हें 10 साल से अधिक की सेवा दी है और उन कारणों से अशक्त हुए हैं जो सैन्य सेवा से संबंध नहीं है। यदि अशक्त होने के समय किसी सैनिक की सेवा 10 साल से कम होती थी तो अब तक उसे सिर्फ अशक्त ग्रेच्युटी का ही भुगतान किया जाता था। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान में मथुरा में 23.75 करोड़ रुपए लागत की संस्थान विकास योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। शिक्षक शोध की जानकारी रखें। उच्चतम न्यायालय के बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहाँ चालू शैक्षणिक सत्र के परीक्षा फल की घोषणा 7 अगस्त तक हो जाए। न्यायमूर्ति एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को इस संस्थान ने सूचित किया कि उसने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने के बारे में 10 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। कोविड-19 महामारी की वजह से इनके लिए पहले नया कार्यक्रम तैयार किया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा, इन तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने इन याचिकाओं के बाद 10 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इन याचिकाओं में सिवाय उनके कुछ और विचार के लिए बचा नहीं है और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करे कि चालू शैक्षिक सत्र में परीक्षाफल 7 अगस्त 2020 तक घोषित कर दिया जाए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।